बच्चों, हमने पिछले वीडियो में नेतृत्व के सिद्धांत की चर्चा की थी। नेतृत्व के सिद्धांत में हमने सबसे पहले पारस्परिक क्रिया सिद्धांत के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिडलर का प्रासंगिक सिद्धांत किया और इस वीडियो में हम पथ लक्ष्य सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत का निर्माण मार्टिन इवांस 1970 ने किया। बाद में रॉबर्ट हाउस ने 1971 में इस सिद्धांत को विकसित करने में सहयोग दिया। इस सिद्धांत का मानना है कि नेतृत्व प्रभावशीलता के लिए नेता के व्यवहार तथा प्रासंगिकता दोनों जरूरी है। ये दोनों कारक जहां तक अनुकूल होते हैं वहीं तक अनुयायियों के व्यवहार नेता एवं समूह लक्ष्य के प्रति अनुकूल हो जाते हैं, जिसके कारण नेतृत्व प्रभावशीलता में वृद्धि हो जाती है। सदस्यों के व्यवहार एवं मनोवृत्ति को प्रभावित करने के लिए नेता ने कई विधियों का उपयोग किया है। पहली विधि है पुरस्कार विधि। इस सिद्धांत में मानना है कि समूह के सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करने की ये विधि है कि समूह का नेता उस समूह को अनुकूल पुरस्कार देकर उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, जिसके कारण उनकी मनोवृत्ति नेता के प्रति अनुकूल बन जाती है, जिसकी अभिव्यक्ति उनके सकारात्मक व्यवहार के रूप में देखने को मिलती है। दूसरी जो मेथड काम में ली गई है वह है निष्पादन लक्ष्य विधि। समूह के सदस्यों को प्रभावित करने की इस दूसरी विधि में नेता निष्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रत्येक प्रयास करता है। लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति में समूह के सदस्य संतुष्टि तथा पुरस्कार महसूस करते हैं, जिससे उनके व्यवहार उनकी मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन होता है। और तीसरी विधि है पथ लक्ष्य स्पष्टीकरण विधि। समूह सदस्यों या अधीनस्थ व्यक्तियों के विचारों एवं व्यवहार को प्रभावित करने की ये विधि बहुत ही प्रभावी एवं उपयोगी है। इस विधि में संज्ञानात्मक उपागम पर आधारित है। यह नेता अपने सदस्यों, अनुयायियों या अधीनस्थ सदस्यों को समूह के लक्ष्यों से परिचित कराते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रास्तों की जानकारी देते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के रास्तों के प्रति ज्ञान जितना ही स्पष्ट हो पाता है, सदस्य या उसके अनुयायी उतना ही अधिक प्रभावित हो पाते हैं। उसके बाद आता है पथ लक्ष्य सिद्धांत की अभिधारणाएं या उसकी उपयोगिता। फर्स्ट है नेतृत्व शैली और दूसरा है पारिस्थितिक कारक सिचुएशनल फैक्टर। ये दोनों ही उपयोगिता इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व प्रभावशीलता इन दोनों उपयोगिताओं पर आधारित है। फर्स्ट है नेतृत्व शैली। नेतृत्व प्रभावशीलता नेतृत्व की शैली या नेतृत्व के प्रकार पर निर्भर करती है। फर्स्ट है निर्देशात्मक शैली। इस प्रकार का नेता वह है जो अपने सदस्यों को समूह लक्ष्य तक पहुंचने का आदेश देता है या उनको सुझाव देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और वे किस तरह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस तरह की नेतृत्व शैली
सत्तावादी नेतृत्व में देखने को मिलती है। दूसरा है सहायक शैली। इस शैली वाले नेतृत्व में नेता अपने सदस्यों के साथ सहानुभूति रखता है तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में ये शैली देखने को मिलती है। तीसरा है सहभागी शैली। इस प्रकार की नेतृत्व शैली में नेता अपने सदस्यों के साथ मिलजुल कर समूह लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेता अपने अनुयायियों से सलाह भी मांगता है। यह नेतृत्व शैली प्रजातांत्रिक नेतृत्व में देखी जाती है। नेक्स्ट है उपलब्धि अनुमुखी शैली। इस तरह की नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों या सदस्यों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित समय में प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह नेतृत्व शैली कभी प्रजातांत्रिक नेतृत्व में और कभी सत्तावादी नेतृत्व में दोनों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिचुएशनल फैक्टर। नेतृत्व प्रभावशीलता को निर्धारित करने में नेतृत्व स्टाइल के साथ साथ सिचुएशनल फैक्टर का भी हाथ होता है। इस तरह के कारकों को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत विशेषताएं और दूसरा है कार्य पर्यावरण की विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताएं नेतृत्व शैली के साथ साथ सदस्यों की कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं पर भी नेतृत्व प्रभावशीलता निर्भर करती है। फर्स्ट है बुद्धि। मंद बुद्धि के सदस्यों की स्थिति में निर्देशात्मक नेतृत्व अधिक प्रभावी होता है, जबकि तेज बुद्धि के सदस्यों की स्थिति में सहभागी शैली या सहायक शैली अधिक लाभकारी होती है। सेकंड पॉइंट है संज्ञानात्मक स्टाइल या संज्ञानात्मक शैली। जब समूह के सदस्य क्षेत्र आश्रित होते हैं, जो दिशात्मक शैली या सत्तावादी नेतृत्व अधिक प्रभावित होता है। इसके विपरीत जब समूह के सदस्य क्षेत्र स्वतंत्र होते हैं तो सहभागी शैली या प्रजातांत्रिक नेतृत्व अधिक प्रभावी होता है। तीसरा पॉइंट आता है आवश्यकताएं। समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं को संतुष्टि जिस नेतृत्व शैली से हो जाती है उसके लिए वही शैली अधिक प्रभावित होती है। जैसे उपलब्धि आवश्यकता वाले सदस्यों के लिए उपलब्धि उन्मुखी शैली और संबंधन आवश्यकता वाले सदस्यों के लिए सहभागी शैली अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियंत्रण बिंदु। समूह के जो सदस्य आंतरिक नियंत्रण बिंदु रखते हैं या जो ये समझते हैं कि उनकी सफलता या असफलता का उत्तरदायित्व केवल उनके ऊपर है, उनके लिए सहभागी नेतृत्व शैली अधिक प्रभावी होती है। इसके विपरीत जो सदस्य बाह्य नियंत्रण बिंदु रखते हैं या ये समझते हैं कि उनकी सफलता या असफलता का उत्तरदायित्व अन्य लोगों पर आधारित है, उनके लिए निर्देशात्मक नेतृत्व शैली अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट जो हमारा कारक था वो था कार्य पर्यावरण की विशेषता। नेतृत्व प्रभावशीलता पर इस कारक का भी प्रभाव पड़ता है। जिस नेतृत्व में समूह के सदस्यों के कार्य पर्यावरण को अधिक से अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है, उनके लिए वही नेतृत्व अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। इसके विपरीत जिस नेतृत्व शैली में कार्य पर्यावरण की उपेक्षा की जाती है, वह अपेक्षाकृत कम प्रभावी नेतृत्व सिद्ध होता है। उसके बाद आता है कि इस सिद्धांत के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं। फर्स्ट गुण है, इस सिद्धांत का गुण यह है कि इसमें लीडरशिप स्टाइल कई प्रकार का उल्लेख किया गया है। दूसरा है, इसमें इस वास्तविकता का पूर्ण वर्णन किया गया है कि किन परिस्थितियों में कौन सी नेतृत्व स्टाइल अधिक प्रभावी होगी। तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें नेतृत्व परिस्थितियों के साथ साथ सदस्यों की विशेषताओं पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। ओहलर ने 1995 में इस सिद्धांत के गुणों
पर विचार करते हुए कहा कि इस सिद्धांत में समग्रता का गुण पाया जाता है। उसके बाद आता है इस सिद्धांत की कमियां या इसमें क्या क्या दोष पाए गए हैं। इस सिद्धांत का सबसे गंभीर दोष यह है कि इसका आनुभाविक आधार बहुत कमजोर है, एम्पिरिकल बेस। इस सिद्धांत की अभिधारणाओं के पक्ष में प्रयोगात्मक अध्ययनों की भारी कमी है। दूसरा दोष यह है कि लीडरशिप स्टाइल के अलग अलग प्रकारों का मापन कैसे किया जा सकता है, इसका इस सिद्धांत में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। तीसरा दोष यह है कि इस समूह के सदस्यों या संगठन के अधीनस्थ सदस्यों की आवश्यकता या संतुष्टि पर अनावश्यक जोर दिया गया है और उनके परफॉर्मेंस के महत्व की उपेक्षा की गई है। इस सिद्धांत में कुछ त्रुटियों के बावजूद भी अलग अलग लीडरशिप स्टाइल सदस्यों की व्यक्तिगतशील गुणों तथा कार्य पर्यावरण की विशेषताओं में नेतृत्व प्रभावशीलता की व्याख्या करने में अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट तथा संतोषजनक